जी जी जी। जी अंजलि जी, क्योंकि जम्मू ऐसा इलाका है जब भी कहीं बारिश होती है चाहे ऊपरी इलाकों में हो उसके बाद सीधा असर जो है वो जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में पड़ता है। शायद का असर है, चिराग में भी जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। कभी नदी भी कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले कुछ समय में आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। क्या आज अगर बात की जाए ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी क्या की गई है, लोगों के लिए क्या हिदायत है? हाँ देखिए, जैसा आप जानते हैं कि ये जो नॉर्मल मानसून सीजन रहता है, तो जम्मू जिले की मैं बात करूँ तो दो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हमारे लिए रहते हैं। जैसा आपने फरमाया कि जो चिनाब नदी है और हमारी तवी नदी है, उनके अंदर जो पानी का बहाव है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और उसके लिए हमारी तैयारियां रहती हैं। हमारी एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के तहत जो चल रहा होता है। 24 आवर्स उसके अंदर कंट्रोल सेल इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स रहती हैं, हमारी मैजिस्ट्रियल सपोर्ट रहती है, पुलिस टीम्स रहती है और फ्लड कंट्रोल के एम्प्लॉइज रहते हैं, ताकि जहां भी ऐसा कुछ अनुमान होता है या आईएमडी की फोरकास्ट रहती है, वहां से अगर कोई एसओएस कॉल्स हो उनको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाता है। साथ ही साथ अलर्टनेस और अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए जो फ्लैश मैसेजेस हैं वो उस एरियाज में, खास करके जो हमारे एरियाज हैं अलोंग दी चिनाब या अलोंग दी तवी, उन एरियाज में उन मैसेजेस को पहुंचाया जाता है। वो हमारे लाउड स्पीकर वैन्स के जरिए भी लोगों को बताया जाता है, और जो हमारी फील्ड टीम्स रहती हैं रेवेन्यू की, हमारे लंबरदार, चौकीदार और जो पटवारीज की टीम्स, उनके जरिए लोगों को तो बताया जाता है ताकि लोग सावधान रहें और इन एरियाज के अंदर, खास करके इस मौसम में जहां बारिश की ज्यादा प्रिडिक्शन रहती हैं, उसके अंदर वेंचर आउट ना करें। एक चीज और देखी गई है, हमने देखा पिछले दिनों जम्मू शहर के इलाके में नानक नगर में देखा किस तरह से तबाही हुई, ब्रिज टूटे, लोगों के घरों में पानी चला गया। ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे क्या, जो बादल पड़ने की घटनाएं हैं क्यों होती हैं, इसके लिए हमारे साथ विशेष पैनल रहेगा। मगर ये जो लगातार लोगों के घरों में पानी भरता है, लोगों को नुकसान होता है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो जैसा हम सब जान सकते हैं कि जो जम्मू सिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं जो लो लाइंग एरियाज में भी हुई हैं, और ये आज की नहीं है, ये पुरानी लेवल की टाइम की कंस्ट्रक्शन हैं। और बहुत जगह पे हमारा जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो अभी भी अपकमिंग है। हमारी यूईडी की टीम्स काम कर रही हैं कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज नेटवर्क पे, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का सिस्टम बने और कंटूर मैपिंग के हिसाब से एक ड्रेनेज नेटवर्क को जो है क्रिएट करने की जरूरत है, जिसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ हमारा जो अरेंजमेंट है वो एविडेंस बेस्ड रहता है कि पास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, कहाँ पर पानी ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, तो वहां वहां ड्रेनेज नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं। बट इस चीज को पूरी तरीके से टैकल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग की जरूरत है, जो अभी आज के टाइम पे चल रही है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में जो है इसको एक पूर्ण रूप से आकार मिलेगा, ताकि जो फ्लडिंग के लोकलाइज्ड इश्यूज, जैसा आपने बताया, जो लो लाइंग बेल्ट्स में होते हैं उनको परमानेंटली अगर उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो हमारी एक्सरसाइज रहती है कि एक तो डी वाटरिंग की हमारी एक एक्सरसाइज रहती है बहुत सारे एरियाज में जहां जहां जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम्स भी डिप्लॉयड रहती है और हमारी फ्लड कंट्रोल की टीम्स भी रहती हैं। और दूसरा जो ड्रेनेज एक्टिविटी, जहां जहां इंक्रोचमेंट की वजह से पानी की एक्यूमुलेशन होती है, तो वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स भी हमारी इस सीजन में कंटिन्यूसली चलती है। एक चीज आखिर में पूछना, जिस तरीके से लगातार निचले इलाकों की आपने बात की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो जाती हैं, फिर बाद में आप लोग कार्रवाई भी करते हैं, मतलब समय रहते जब चीजें अगर देखी जाए तो लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर हो सकता है। और क्या प्रशासन ऐसा कर रहा है कि जिन लोगों के नेतृत्व में, यानी कि जब ये वो लोग कुर्सी पे थे या जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो सिविलियन जो बनाने वाला है या जो उस वक्त अथॉरिटीज नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि ऐसी परिस्थिति में ये जो लोग जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो सकती है और आगे से ये चीजें इंश्योर होना। डेफिनेटली, देखिए, ये स्टेट की एक पॉलिसी है जो बड़ी क्लियर कट है कि किस किस लैंड को किस यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्लियर कट लैंड यूज पॉलिसी बनी हुई है। इनफैक्ट जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं उसके अंदर काफी तरह की क्लैरिफिकेशन भी हैं। और जो सरकार की, खास करके जो जम्मू मास्टर प्लान के तहत एक्टिविटीज हैं, उसकी कॉग्निजेंस के लिए भी कंसर्न अथॉरिटीज बनी हुई हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू का भी एक खास रोल रहता है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का खास रोल रहता है, जेएमसी का रहता है। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में ही गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि प्लान के हिसाब से कार्रवाई हो, और जहां जहां वायलेशन है उनकी कॉग्निजेंस लेकर के जॉइंट टीम्स डिप्लॉय होती हैं। मैजिस्ट्रियल और पुलिस सपोर्ट भी जहां जहां जरूरत पड़ती है जेएमसी को हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और ये कंटिन्यूअस कार्रवाई है जो पहले भी होती रही है, इस सीजन में भी हो रही है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, लोगों के लिए क्या हिदायतें हैं, क्या संदेश देना चाहूंगी, खासतौर पर जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे वो किश्तवाड़ के बाद जो किश्तवाड़ में हुआ वो यहाँ ना हो,
जी निपटने के लिए जांचना तो है, मगर लोगों के लिए क्या हिदायत है? देखिए, लोगों के लिए कंटिन्यूअसली एक ही एडवाइस हमारी रहती है, खास करके अगले 3 दिनों के लिए, बिकॉज आईएमडी की प्रेडिक्शन बड़ी क्लियर है कि अगले 2-3 दिन में 30 तारीख तक हैवी रेनफॉल की आशंका है, हायर रीचेज में भी और प्लेन्स में भी। तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज में लोग रहते हैं, तवी और चिनाब के आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं, अखनूर का इलाका है हमारा, खोड़ का इलाका है जो, या जो जम्मू सिटी का हमारा इलाका है, उन सभी एरियाज के अंदर हमारी लोगों को यही अपील है कि इन एरियाज में वेंचर आउट ना करें, ताकि जो लेवल्स हमारे हैं जिनको कंटिन्यूसली हमारी कंट्रोल रूम्स मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई इजाफा आता है तो हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन एक जो प्लानिंग रहती है हमारी तरफ से, इवैक्यूएशन प्लान, वो भी हमारी तरफ से पूरी तरह तैयार है, फुल प्रूफ तरीके से उसकी प्लानिंग की गई है कि कौन सी ऐसी सेफ शेल्टर होम्स हैं जहां पर अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन इमर्ज होती है जहां पे लोगों को शिफ्ट करने की अगर जरूरत पड़े तो उनको शिफ्ट किया जा सके। सिटी एरिया में हमारा एक रैन बसेरा जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, वो ऑलरेडी एक शेल्टर होम की तरह काम कर रहा है, और 25 फैमिलीज जहां रेस्क्यू की गई थी लो लाइंग एरिया से, वहां पर उनको शेल्टर और जो राशन प्रोवाइड किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो इस तरह की एक बैकअप एक्सरसाइज हमारी तरफ से जरूर रहती है, लेकिन लोगों को एडवाइजरीज भी हमारी कंटिन्यूसली जारी होती जा रही हैं, और हमारी उम्मीद है कि जो लोगों ने जिस तरीके से पहले भी एहतियात किया है और एडवाइजरी को फॉलो किया है, तो आगे भी करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे अंशुल गर्ग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू में जो है जो चिंताएं बारिश के बाद होने वाली है उसकी निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं, और शासन अपने आप जो है अलर्ट है। जम्मू पुलिस अन्य सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट पे हैं, ताकि कभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात करें वो अलर्ट है, मगर लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो, बारिशें हो रही है, एडवाइजरी जारी की गई है, लोग कम से कम थोड़ा हिदायतों को सुने, निचले इलाकों में ना जाएं। हमारे साथ आज जो विशेष पैनल जुड़ रहा है, अब हमारे साथ यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्यों लगातार जम्मू कश्मीर में, देश भर में या दुनिया भर में कभी भी चुप होते हैं या फिर बादल फटने की घटनाएं होती हैं, वो क्यों होती है और इन्हें क्या रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएन भट्ट साहब, क्योंकि आज भी जो है पहचान के मोहताज नहीं है, जम्मू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भट्ट साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जब भी सुनते हैं, जब भी कोई डिजास्टर होती है, चाहे वो बात या फिर इन दिन बरसात के दिनों में जो बादल घटनाएं होती है, किस में आपने देखा वहां पे कुछ नुकसान हुआ है, क्या असर है, क्या वजह क्या है, इसके लिए आम लोग जिम्मेदार हैं, मैन मेड है या ये नेचुरल क्लाइमिटी है, क्या इन चीजों से बचा जा सकता है? थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस होता है टॉप और बॉटम में, तो ये लाइट एयर जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, और टॉप पे हमारे वो होगा क्लाउड जो है मॉइस्चर लेडन, तो उसके साथ जो ये अनइक्वल टेम्परेचर वाले दो हवाएं मिल जाती हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स उसमें बन जाती हैं वो जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़े बड़े ड्रॉप्स बन जाती हैं, और ये पानी का एक समझे एक तरह से बैलून सच बन जाता है। ऑल ऑफ अ सडन इट कम्स डाउन, और आप इंटेंसिटी आप देख सकते हैं इतने कि क्लाउड बर्स्ट जो है 25 मिलीमीटर पानी विद इन फ्यू मिनट्स जमा हो जाता है, एकदम फॉल करेगा क्योंकि बड़े ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। या इस तरह कह सकते हैं आप कि 25,000 मीट्रिक टन पर स्क्वायर किलोमीटर पानी विद इन फ्यू मिनट्स पानी बरसता है नीचे, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इतना पानी एक जगह जब गिरेगा, पर्टिकुलरली पहाड़ी एरिया में जहाँ की ड्रेनेज छोटी छोटी होती हैं, मिल के वो एक
रिवर भी बना देती हैं, पानी नीचे आ जाता है फिर तो वो हैवक मचा देता है। सो नेचुरल फिनोमेना है, ये हमेशा होता रहेगा सब सर्टन सर्कमस्टांसेस में। जब भी मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स एक जगह जमा हो जाएंगे और नीचे गर्म हवा ऊपर की तरफ उसको जाएगा, छुएगा, क्लाउड बरस्ट होगा। ये फिनोमेना कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर के हर हिस्से में। एक चीज और जानना चाहूंगा, किश्तवाड़ में जो हुआ है रात को, वो उसी से उस इलाके से आप वाकिफ हैं, क्या हुआ है वहां पे, किस तरह का इलाका है और क्या लगता है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को जान जो बचाने के लिए प्रशासन तो कर रहा है, मगर ऐसे इलाकों में क्यों होता है खासतौर पे? हाँ, यही ना मैंने कहा, अगर आप यही देखेंगे दक्षिण के एरिया में है, ये एक हंजल है गाँव, दक्षिण का एरिया है, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, नैरो गॉर्जेस हैं, तो वहाँ पे क्लाउड्स हैं, ये बरसात का मौसम है वहाँ तक तो ये क्लाउड्स आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि नैरो वैलीज़ के ऊपर ये जब क्लाउड बर्स आ जाते हैं, क्लाउड्स हो जाती हैं, ये रुक जाती हैं, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है ग्राउंड पे, तो लाइट एयर्स ऊपर चली जाती हैं गॉर्जेस के ऊपर, तो ऊपर तो आपका क्लाउड है, उसके साथ जो टकराएगा, ये फिनोमेना हुआ है कि इस एरिया में ऑल ऑफ अ सडन ये ड्रॉपलेट्स कंबाइंड हो गए और क्लाउड बर्स्ट हो गया, पानी नीचे आ गया। उस छोटे से एरिया में जितना भी पानी आ गया वो बह के उसमें रिवर में चला गया, जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी मधुसूदन रिवर की, और वो मेन ब्रांच है चिनाब वैली, चिनाब की, तो उसमें ये पानी सीधा नीचे चला आएगा। अगर आप देखेंगे उसमें छोटी छोटी गांव हैं, पॉपुलेशन है इस नदियों के पास में, नेचुरल उनको तो डिवास्टेशन होगी, खास करके अगर पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे ये छोटे हैमलेट्स हैं, गाँव हैं, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा, जैसे इस केस में हुआ हंजल के एरिया में, वो 5-6 मकान साथ में ले गया उनको, जो अंदर बैठे हुए लोग के, जो कि रिपोर्ट आ रही 40 लोग उसमें मिसिंग है, कितने लोग 7-8 तो अभी तक डेथ्स हो गई हैं कन्फर्म, कोई 15-20 वो इंजर्ड को भी निकाला गया है। तो लेकिन इसके नीचे कितना ये डिवास्टेशन करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे गांव इन नदी नालों के पास में हैं, उन पे तो डिवास्टेशन होगी, उनका तो अभी रिपोर्ट हमें नहीं मालूम है। तो लेकिन ये जिस तरह का क्लाउड बर्स्ट हुआ है यहाँ पे, इट विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन। ग्लोबल वार्मिंग का इसको नतीजा कहा जा सकता है, या जैसे आपने कहा एक नेचुरल फिनोमेना है, ये चलता रहेगा, और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में जो लगातार अब पानी, क्योंकि ऊपर बारिश होगी तो नीचे जो डाउन इलाके हैं, लो लाइंग इलाके हैं, वहाँ पे भी इसका असर होगा, तो इसमें क्या समझे? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग तो एक लार्ज स्केल फिनोमेना है, वो चलता रहेगा, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना है जो होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये क्लाउड, ये जो इससे बचाव के क्या तरीके हैं? क्या गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऐसा कुछ एक्सरसाइज कर सकता है ताकि ऐसे इलाकों में जहां लोग रहते हैं वहां से लोगों को बचाया जा सके? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लाउड बर्स्ट होते रहे हैं, होते रहेंगे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, और इसमें कंट्रोल नहीं हो सकता, ह्यूमनली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ह्यूमनली पॉसिबल यही है कि ये एरियाज़ हैं जहाँ कहीं भी ये मेन स्ट्रीम्स हैं, उसमें पॉपुलेशन को सेटल होने का नहीं देना चाहिए। वही एक हमारे पास साधन है जिसको हम यूज़ कर सकते, जिसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, नदी नालों के पास में आप मकान ना बनाएं, हायर रीचेस पे रहें। लेकिन टेंडेंसी ये भी रहती है कि इन एरियाज़ में पानी के पास में ही जाने का है, लेकिन इस तरह के जब हालात हो जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तब तो वो देखेगा नहीं वहाँ पॉपुलेशन है या नहीं है, बरसेगा तो एकदम बरसेगा। इस तरह के छोटे छोटे हमारे हिस्टोरिकल में पिछले 10-15 सालों में भी इस तरह हुआ है। लद्दाख का आप देखिए 2010 वाला, 2015 में फिर हुआ, कितनी जानें ज़ाया हुई, खेत के खेत बह गए, उसको तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ह्यूमन लाइव्स को बचाना है। उसके लिए हमारे पास एक ही है कि घरों को नदी नालों के आसपास बनाने नहीं देना चाहिए, वही हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से 2014 के बाद जब कश्मीर में फ्लड्स आए, हमने देखा कि वो बड़ा भयानक मंजर था। आप लोग उस पर रिसर्च करते रहते हैं, क्या लगता है उन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं इस पैनल में मुझे जोड़ने के लिए। तो मैं भट्ट साहब की बात को ही आगे लेके चलूँगा। जैसे भट्ट साहब ने कहा कि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये होंगे, होते रहेंगे,
इसमें दो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और करनी चाहिए। और टेक्निकली अगर कहा जाए तो मैं वो टेक्निकली दो टर्म यूज़ करूंगा। एक कहते हैं हम एक स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर हम ले सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स में आ गया, हम जैसे भट्ट साहब ने कहा कि फ्लड्स, ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं ये आने ही आने हैं, आते रहेंगे। अब इनसे कैसे निपटा जाए, इनको कैसे, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है जब अर्बनाइजेशन होती है, जहाँ पे भी ये अगर आप उसको सेट गूगल इमेज पे देखेंगे जहाँ पे ये इस वक्त क्लाउड बर्स्ट जो किश्तवाड़ में हुआ है वहाँ अर्बनाइजेशन हुई है। अर्बनाइजेशन से दो चीज़ें होती हैं, एक तो अगर यही फ्लड, ये जो क्लाउड बर्स्ट है एक ओपन एरिया में आ जाता है जहाँ पे पॉस्चर होता, मीडोज होता या ओपन स्पेस होती है तो वहाँ इतना नुकसान नहीं होता। भट्ट साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये नैरो वैलीज हैं, गॉर्जेस हैं, यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होनी चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और पर्टिकुलरली जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाए, और रिस्क असेसमेंट जो है कि भाई एक्सपोजर जो है वो कहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पॉपुलेशन जो है अर्बनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, वहाँ सेटलमेंट्स नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को। और दूसरा, लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकल लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाए, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। भट्ट साहब ने पहले भी इस पे स्ट्रेस दी है, मैं भी इस चीज़ पे स्ट्रेस दूंगा। एक तो हम कहाँ पे सेटलमेंट करें उसके लिए हमें रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। दूसरा कि भाई लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे आप अपना जो सेटलमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त हैं। आज जो हो रहा है 2014 की बात कर रहे हैं हम, 2010 से अगर चलें, ले से चलें 2014 तक चलें तो हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा है। हम सिर्फ कहते हैं कि हमने ये किया है, लेकिन जब हो जाता है तो हम तब कहते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए, इन्फोर्स करना पड़ेगा। मैं एक वर्ड यूज करूंगा कि इन्फोर्स करना पड़ेगा, मींस सख्ती से हमें ये करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त हूं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां पे हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से क्या किया जाता है ये भी आपको बता दूं। कुछ दिन पहले जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ जैसी परिस्थितियां थी, लोगों के घरों में पानी गया। हमने देखा जो किश्तवाड़ में हुआ, कई लोगों की जान चली गई है। इस वक्त हालांकि ये बात करना सही नहीं होगा कि लोगों की जान गई है, लोगों की गलतियां हैं, मगर सवाल इस चीज़ पर ज़रूर उठता है कि प्रशासन क्यों ऐसी चीज़ें नहीं करता, इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके। क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक और जो बादल फटने की घटनाएं हैं ये बड़ी रूटीन में होती रही हैं। इन चीज़ों पर रिसर्च करके लोगों की जो बसाने का सिलसिला होता है, जब अर्बनाइजेशन होती है, उसको प्लान किया जा सके। युद्धवीर जी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू कश्मीर के या भारत के, इनकी मदद लेके सरकार ऐसी प्लानिंग कर सकती है? क्योंकि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जो फ्लड जो आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब बादल फटने की घटनाएं रुकने नहीं वाली हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी से प्लान करना होगा। अजय जी, मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये कहीं पे भी हो सकती हैं, जम्मू में भी हो सकती हैं, और जम्मू में होंगी तो ये सेम सिचुएशन रहेगी। दो चीज़ें होती हैं जब इस किस्म की, भट्ट साहब ने एक्सप्लेन किया कि भाई एक शॉर्ट टाइम स्पैन में 100 मिलीमीटर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स में रेनफॉल हो जाती है एक पर्टिकुलर और लोकलाइज एरिया में हो जाती है। अब उसकी वजह से जब अर्बनाइजेशन हो जाती है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टोपोग्राफी है, जो सरफेस है, वो चेंज हो जाती है। चेंज क्या हो जाती है कि रन ऑफ ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप मटीरियल जो यूज़ करते हो उसकी वजह से जो नेचुरल वाटर जो है वो सेचुरेट नहीं होता, आपने उसको चेंज कर दिया होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करके। तो वो सिचुएशन जम्मू में आएगी तो जम्मू में भी ऐसा होने के चांसेस हैं। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पॉन्ड्स बन जाते हैं रोड्स में। ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और लोगों की गलतियां हैं जो हमें अब भुगतने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। ये होने वाला है, ये कहीं भी हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए मैंने पहले भी आपको कहा था दो चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स में हमें कहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, अर्बनाइजेशन करनी है, किस वे में करनी है। नॉन स्ट्रक्चर में हमें एजुकेशन अवेयर करना है लोगों को। हम जब तक अवेयर नहीं करेंगे कि और उनको ये बताएंगे नहीं कि इसका इम्पैक्ट जो है, एक्सपोजर अगर होगा तो रिस्क फैक्टर कितना होगा, तो ये दो चीज़ें करने पड़ेंगे। इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो ऑलवेज इन्वॉल्व करेंगे नहीं आप तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप ये जब इसकी क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं तो क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ, भट्ट साहब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। क्लाउड बर्स्ट जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं फ्लैश फ्लड्स में।
तो जब फ्लैश फ्लड्स की हम बात करते हैं तो फ्लैश फ्लड्स मींस कि आपका जितना भी मटेरियल है, एक तो उसमें मटेरियल जो डेब्रिस मटेरियल होता है सरफेस पे जितनी चीजें हैं वो, एक तो वाटर तो है ही है, साथ लेके चलता है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो आगे आ रही है उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो वाटर जो है डिफरेंट डाइवर्जन ले लेता है, तो उसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है ये चीजें। और हमने जो नेचुरल वेज हैं, जो स्ट्रीम्स, जो नेचुरल पानी की जो रास्ते थे उनको हमने ब्लॉक कर दिया है, तो अब उनको आप जब ब्लॉक कर देंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। तो इसके लिए तो अवेयरनेस चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे साथ भट्ट साहब जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बार फिर से बात करते हैं। भट्ट साहब, जैसा युद्धवीर जी भी बता रहे थे, लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उन चीज़ों के सुधार से, या फिर या मुझे जो समझ आया कि ज़मीन पर अगर हम देखें जो मिट्टी थी जिसमें पानी को अपने अंदर समाने की क्षमता थी उसको बंद कर दिया गया, कंक्रीट मटेरियल हो गया, उस वजह से ये पानी अब यहीं पे रहता है, जिस वजह से हालात ख़राब होते हैं, और कश्मीर में भी यही हुआ था। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि पर्टिकुलरली आप जम्मू सिटी या श्रीनगर की सिटी में देख लीजिएगा, जितने भी हमारी ज़मीन थी जिसमें ये पर्टिकुलरली दरिया के आसपास जो है फ्लड एरिया जो था उसमें कंक्रीट हो गया सारा, पर्कुलेशन का कोई चांस नहीं है, पानी के 4 कतरे भी कहीं बरसे नहीं ऊपर से तो फ्लडिंग आ जाती, पॉन्ड्स बन जाते, पानी घरों में चला जाता। इसको प्लान करके करना चाहिए। सिटीज़ हमारी अब साइंटिफिक दौर है, एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, सब कुछ है, तो लेकिन उसको गवर्नमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर जो रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में उसका तो बेनिफिट गवर्नमेंट को लेना चाहिए प्लानिंग स्टेज पे ही। यहाँ पहले बिल्डिंगें बन जाती हैं, उसके बाद फिर नक्शे बन जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, तो कैसे बिल्डिंगें पहले बनती हैं, नक्शे बाद में बन जाते हैं। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम ही लोग करने वाले हैं, हम ही लोग ये करते हैं। प्रैक्टिस इस तरह होती है, 4 फुट बेस होता है तो 18 फुट ऊपर छत बन जाता है, फिर इस तरह की प्लानिंग है हमारी। तो ये डेट्रीमेंटल है डेफिनेटली फॉर द ह्यूमन सोसाइटीज़, फॉर सस्टेनेंस। इसको रोकने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे आ जाता है। सोसाइटी का पता नहीं, अब एजुकेटेड कहते हैं, हम तो एजुकेटेड हैं या नहीं है, गॉड नोज। एजुकेटेड शायद होते, लिटरेट हैं हम, पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन शायद लिटरेट अभी हम हुए नहीं, यानी एजुकेट हुए नहीं। ये सब चीज़ें हम अपने हाथों से जो है ना जान बना रहे हैं अपने सिटीज़ को, गाँवों को कंक्रीटाइजेशन करके, रॉन्ग प्लानिंग करके, सड़कें हड़प करके अपने शहरों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर ले जाते हैं। इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना, मैंने कहा ना कि क्लाउड बर्स्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली पानी बरसेगा ज़मीन के ऊपर और फ्लैश फ्लड लाएगा वो। जब हमने चौक कर दिया नदी नालों को, रास्तों को कंक्रीट कर दिया सारा, तो पानी जमा होगा, सीप तो होगा नहीं। मैंने कहा ना 4 कतरे बारिश के बरसें, तो पहले होता था 5-6 घंटे भी बारिश बरसे कि पता नहीं चलता था, ज़मीन चूसती थी उसको। अब वो जो हमने कंक्रीट कर दिया सारा, तो कहाँ जाएगा? रिवर बैंक्स को हमने बांध के रखा हुआ, पानी अदरवाइज़ फैलता था, फ्लड सिचुएशन नहीं बनती थी, आगे पीछे छोटे नालों में चला जाता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो वो भी नहीं। अब छोटे बड़े नाले सारे बंद कर दिए। रिवर झेलम की प्रशासन, लगता है प्रशासन गंभीर नहीं होगा तो यकीनन नुकसान बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन ये ना कि सब प्रशासन में कौन है, लोग हैं, हम ही है ना, हम यूनिवर्सिटी से पढ़ाए हुए लोग ही है ना, कोई डिविजनल कमिश्नर है, कोई डीसी साहब हैं, कोई कमिश्नर साहब हैं, तो यूनिवर्सिटी से निकला है ना। अगर यूनिवर्सिटी वालों को इतनी समझ नहीं है, हमने उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया सोसाइटी में, वही हम भेज रहे हैं। सो यहाँ एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है, क्रिएट ह्यूमन बींग्स हु आर अवेयर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तभी वहाँ पे इस तरह एक्ट करेंगे। हमें ये दोष नहीं देना चाहिए वो डीसी साहब उसने नहीं किया, क्योंकि हमने ही उसको बनाया। पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को अवेयर होना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए कि हम अवेयर्ड सिटीजन्स प्रोड्यूस करें, जो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे आगे, तभी ये सोसाइटी में सुधार आएगा और ये नेचुरल डिजास्टर्स को हम मैनेज कर सकते हैं। दैट इज़ पॉसिबल। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, हम कई ऐसी बाहरी कंट्रीज़ में देखते हैं विजुअल्स, वहाँ पे भी फ्लड की स्थिति आती है, मगर वहाँ देखते हैं कि इमारतों के ऊपर लोग खड़े होकर वीडियोज़ बना रहे होते हैं। यकीनन वहाँ पे भी नुकसान होता है, गाड़ियाँ बहती हुई दिखती हैं, मगर मैं देखता हूँ कि स्ट्रक्चरल नुकसान वहाँ बड़ा कम होता है।
क्योंकि वो डिज़ाइन वैसे किया ना, प्लानिंग। अगर आपके पास है रिसर्च, आपके पास है किताबों में, उसको इम्प्लीमेंट करें ना। जम्मू सिटी में किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, कहाँ बनाने चाहिए, नेचुरल वाटर वेज को अवॉइड करें। जम्मू में आप देख लीजिए कि जहाँ कहीं भी नाले खड्डे हैं, जो खड्ड जिनको कहते हैं, बरसात में ही आ जाते हैं, वही हमने अलॉट कर दिए। रिवर तवी में देख लिए रजिस्टर्ड कॉलोनीज बनी हुई हैं। 2014 का फ्लड में सारे बह गए, पानी तो 2-2 स्टोरेज के ऊपर आ चुका है। कि करने वाले भी हम ही हैं, गवर्नमेंट भी हम ही है, तो पूछने वाली भी हम ही है, कौन किसको पूछेगा। मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहूँगा। जिस तरीके से किश्तवाड़ में हुआ, जिस तरीके से हिमाचल में हमने देखा कि लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, डेवलपमेंट के नाम पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम नेचर से जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। जो खास करके जंगलों में कटाई वगैरह हो रही है और पहाड़ों की भी हो रही है, साथ में नेशनल हाईवे की एग्जांपल आप ले लीजिए। 2-4 घंटे भी बारिश हो जाती है, नेशनल हाईवे 3 दिन के लिए बंद हो जाती है। एक प्लानिंग के तहत करना चाहिए था, एक रवाज़त तो उसके ऊपर सर्वे हो चुका है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है, कोई उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। अंधाधुंध कटाई हो रही है, पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। ऐसा तो प्लानिंग में सर्वे जो हुआ है उसमें क्या कहा गया है? सर्वे में उसके लिए एक माइनिंग रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको क्या फॉलो कर रही है वहाँ पे, कोई उनको मॉनिटर कर रहा है? मक जो निकलेगा उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। वी आर नॉट सीरियस। तो हमें ये मानना चाहिए कि हम सोसाइटी हैं, बट वी आर नॉट एविएट सोसाइटी। डिलिबरेट है या इग्नोरेंस है? जियोलॉजिस्ट ने जो रिपोर्ट दी होगी उसने प्रॉपरली पता नहीं कितने साल उसमें लगाए होंगे, अपने खून पसीना करके रिपोर्ट दी होगी। उसको फिर इम्प्लीमेंट करना था, उसके तरीके हैं कैसे करना है। अगर आपने एक्सकवेशन करनी है तो कैसे करनी है, एंगल ऑफ रिपोज आपने 30 डिग्री से कम रखना है। अगर आप देखेंगे भी कहीं पर भी कटिंग वर्टिकल है 90 डिग्रीज, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे ये स्टेबल रहेगा वो स्लो? वो तो आना ही आना है। टो कटिंग करेंगे नीचे से ताकि थोड़ा सा वो गुफा जैसे बने, पहाड़ तो खुद ही नीचे आएगा। ठेकेदार ने अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट बचा लिया तो एनवायरनमेंट तो तबाह हो गया, रोड तो बंद हो गए, कितनी डेथ्स हो गई। तो ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से, बीइंग अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आपकी तरफ से सरकार को आने वाले दिनों में ऐसी कोई राय दी जाएगी कि गवर्नमेंट, खासतौर पे जो आपने बताया कि क्लाउड बर्स्ट के सिलसिले जो है वो चलेंगे जम्मू कश्मीर में, कि किस इलाके में उनको अर्बनाइजेशन होने देनी चाहिए, कहाँ पे रोकना ज़रूरी है, या पहले इससे पहले ये इस तरह की कोई रिपोर्ट दे चुके हैं? कई बार हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर भी अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैं पिछले 20-25 सालों से, लेकिन कौन सुनता है? रिपोर्ट ही रह जाती हैं, फाइलों में रह जाती हैं। सेक्रेटरीट में ही देख ले कितने रिपोर्ट्स मेरे होंगे, हमारे इस यूनिवर्सिटी के होंगे। लेकिन भी अब आपने सर्वे करवाया तो लाया, पता नहीं कहाँ से किसको लाया, कहाँ उसने रिपोर्ट बनाई, किसको दी, तो किसने इम्प्लीमेंट किया। ट्रस्ट की बात है ना ये, आप अपने पे, अपने लोगों पे, अपने इंस्टीट्यूशंस पे आप कितना भरोसा करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है। डेवलपमेंट के नाम पे डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, हर जगह हो रही है, तो खमियाजा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो उसमें वो लोग भी हैं जो गवर्नमेंट में भी, वो भी सोसाइटी के पार्ट हैं, उनको भी सफ़र करना पड़ता है। मुझे याद है कि 5-6 साल पहले यहाँ बटोत के नीचे पसी आई थी, एक इंजीनियर का बहुत बड़ा घर ऊपर था, तो वो उस पसी में गांव का इंजीनियर था, बनाए भी होंगे उन्होंने, तो उसका घर भी नीचे चला गया। सो वो भी गवर्नमेंट का पार्ट था, तो वो भी इफेक्ट तो वो भी होते हैं। सो कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी, जब तक हम सोसाइटी, गवर्नमेंट भी सोसाइटी का पार्ट है, इस तरह हम सीरियसली नहीं करेंगे डेवलपमेंट, तो ये तबाहियाँ आती रहेंगी, उनको हमें जूझना पड़ेगा। तबाहियाँ आती रहेंगी। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है अर्थक्वेक और फ्लैश फ्लड्स, यानी कि बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने लद्दाख में देखा किस तरीके से तबाही का मंजर लोगों ने देखा, उसके बाद हमने कारगिल में देखा, उससे पिछले साल की अगर बात करें तो हमने गांदरबल में इसी तरह से फ्लैश फ्लड से बुरा हाल देखा था, जब बाल्टाल के इलाके में
बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, तब फ्लैश फ्लड्स आए थे, बादल फटने की घटनाएं हुई थी। और जम्मू के कई इलाकों में, किश्तवाड़ में कल हुआ है, इससे पहले हिमाचल की बात करें, वहां पर भी इसी तरह के मंजर कई बार देखने को हमें मिले हैं। और इन सब चीज़ों के लिए बेशक प्रकृति जिम्मेदार है, इसमें इसे रोका नहीं जा सकता, मगर उतनी ही जिम्मेदारी सरकारों की और प्रशासन की भी बनती है कि ऐसे इलाकों में क्यों नहीं इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूशन, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें या बाकी लोगों की हो, इनकी मदद लेकर इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता कि ऐसे इलाकों में किसी तरह की कंस्ट्रक्शन यानी कि अर्बनाइजेशन, लोगों की आबादी को बसने ना दिया जाए जहां पर जान माल जाने का खतरा ज़्यादा हो। और जैसा यहाँ बताया गया है कि ये बादल फटने की घटनाएं किश्तवाड़ के उस दूर दराज के इलाके में हुई है जहां पे इस वक्त मदद नहीं पहुंच पा रही है, मगर ऐसी घटनाएं जम्मू शहर या कश्मीर शहर में भी हो सकती हैं। और क्या हम ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस चीज़ को समझना होगा। आज के इस शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।